नमस्कार बागवान साथियों, मैं गौरव ठाकुर गौरव फ्रूट्स गार्डन छुरला की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। क्या आपने कभी इस टमाटर जैसे दिखने वाले फल को कभी आपने इसको देखा है? कभी आपने इस फल को टेस्ट किया है? इसे कहा जाता है जापानी फल, परसिमन फ्रूट। और भारत के अलग अलग जगहों में इसके अलग अलग नाम है। जैसे कि अगर मैं बताऊं तो अमर फल, डिवाइन फ्रूट, काकी फ्रूट और कई जगह पर इसे अमलुक फल भी कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से चीन से पैदा होकर ये जापान जाकर इसने अपनी जो है विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई, और उसके साथ ही ये किस प्रकार से हमारे भारत में आया। भारत में खासकर हिमाचल प्रदेश कुल्लू, जहाँ से मैं हूँ, यहाँ पर इसने अपनी किस प्रकार से एंट्री ली। और उसके साथ ही जो हमारा स्पेशली गांव है परसिमन विलेज ऑफ इंडिया छुरला, इसका आपको किस प्रकार से इतना ज़्यादा बड़े लेवल पर इसकी खेती शुरू हुई, ये सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसके साथ ही जो ये जापानी फल है, इसकी आपको कुल कितनी किस्में देखने को मिलेगी, हॉट क्लाइमेट के लिए, कोल्ड क्लाइमेट के लिए किस प्रकार की किस्में सूटेबल रहेगी। उसके साथ ही इसके औषधीय लाभ आपको बताऊंगा, इसके आपको कितनी बीमारियों में कितने प्रकार के इसमें विटामिन होते हैं ये आपको बताऊंगा। और उसके साथ ही मैं आपको इसके ड्राई फ्रूट्स बनाने का एक नया तरीका भी आपको बताऊंगा। और इस वीडियो में आप अंत तक बने रहे, क्योंकि अंत में एक इतनी महत्वपूर्ण और एक चेतावनी भरी जानकारी है जो कि आप सभी बागवान साथियों को इस फ्रूट से संबंधित आपको पता होनी चाहिए। तो बागवान साथियों, जापानी फल के बारे में जानने से पहले इसके इतिहास के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, ये सारे हमारे जो जापानी फल है, जैसे परसिमन फ्रूट कहा जाता है, उसकी अलग अलग टाइप्स है। तो इसके ऊपर भी हम आएंगे। इससे पहले आपको मैं इसके इतिहास के बारे में बता दूं। इसका साइंटिफिक नाम है डायोस्पाइरस काकी, और इसका नाम ही अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। क्यों? क्योंकि जो काकी शब्द है ये जापान का एक बहुत ही लोकप्रिय फल है, और उसी के नाम पर इसे जापानी फल भी कहा जाता है। और लोकल जो वहां पे लोकल लोग होते हैं उनके द्वारा इसे कहा जाता है काकी फ्रूट। और काकी शब्द जो डायोस्पाइरस काकी में जो काकी शब्द है वो आया है जापान से। और जो डायोस्पाइरस है, ग्रीक भाषा का ये शब्द है देवताओं का फल। तो अपने आप में आप देख सकते हैं इसकी जो प्राचीन जो इसका इतिहास है वो कितना समृद्ध इतिहास है। ये एक तरह से आप इसे डायोस्पाइरस काकी कह सकते हैं, जिसे कि देवताओं के फल के रूप में संबोधित किया गया है। सबसे पहले जापानी फल के इतिहास के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जापानी फल, इसका नाम तो सबसे पहले मैंने भी जब सुना था जापानी फल, तो मैं भी सोचता था कि इसका जो है इसकी शुरुआत जापान से ही होगी, लेकिन नहीं। इसकी शुरुआत आज से लगभग 2000 साल पहले चाइना से हुई थी। और इसकी खेती की अगर मैं बात करूं तो ये दुनिया के सबसे प्राचीनतम खेती में से और सबसे प्राचीनतम फलों में से एक है, जो कि लगभग 2000 वर्ष पूर्व पहले लगाया गया था। और इसे चाइना के लोग अनंत प्रेम और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता था, और जो भी नव विवाहित जोड़े होते थे उन्हें ये एक उपहार के रूप में दिया जाता था। और अगर मैं उस समय की बात करूं तो इसे प्राचीन समय में औषधि और भोजन के रूप में उपयोग किया जाता था। और उसके बाद जाकर लगभग 7वीं शताब्दी के आसपास, जो कि हमारा नारा काल था, जो जैसे हमारा गुप्त काल रहता है, कुषाण काल रहता है, उसी प्रकार से जो नारा काल था, उस समय के आसपास इसकी खेती जो है जापान में होना शुरू हुई। क्या आपको लगता है कि आपके जो 7वीं शताब्दी में जब जापान में इसकी खेती हुई थी, क्या इस प्रकार की वैरायटीज की लगी थी जिसे हम कच्चा खा सकते हैं? तो नहीं। तो उसमें जो है होशिगाकी अगर मैं बताऊं तो आज की डेट में जो आप इस प्रकार की हाचिया फ्रूट देख रहे हैं, जो कि आपका गला पकड़ता है, खाने में थोड़ा सा कसैला रहता है, उस प्रकार की जापानी फल जो है उस टाइम पे 7वीं शताब्दी के आसपास जापान में लगाई गई थी। और इसे उस समय भी इसको काट कर सुखाकर ड्राई फ्रूट्स के रूप में खाया जाता था, जिसे कि होशिगाकी कहा जाता था। और इसे ड्राई फ्रूट्स भी किस प्रकार से बनाया जाता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद जाकर 12वीं से 14वीं शताब्दी के आसपास जाकर कामाकुरा काल, जो कि उसमें के राजा थे, शासक थे, उनके काल में जाकर जो ये आप देख रहे हैं इस प्रकार की जो मीठे खाने वाली जापानी की जो वैरायटीज है, जो कि यहाँ देखते हैं आप, इस प्रकार की वैरायटीज की शुरुआत हुई थी हमारी 12वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के आसपास। और उन्हें कहा जाता था उसमें के आसपास अमागाकी जापानी कहा जाता था, जो कि बाद में जाकर इस प्रकार की जो फ्यू की जो वैरायटीज है, जो कि मीठे खाने वाली वैरायटीज है, उनमें जाकर इसका नाम बाद में आगे जाकर चेंज किया गया था। और उसके बाद अगर मैं बात करूं कि क्या ये आपका जापान और चाइना तक ही सीमित रहा, तो नहीं। उसके बाद भी आपको पता है कि जैसे जैसे समय बीता, आज की डेट में आप देखते हैं अमेरिका के कई देश हो गए, फिर अमेरिका के साथ यूरोप हो गया, ब्रिटेन हो गया,
उसके साथ साथ कनाडा, बहुत ऐसे जो विकसित देश भी है वहां पर भी धीरे धीरे अपने जो है जापानी फल है लगाने वहां पर भी शुरू हुए। तो मैथ्यू सी पेरी जो कि 1850 के दशक में इसे यूरोप और अमेरिका ले गए थे, उनका सबसे बड़ा योगदान जो एक विकसित देश है इनमें इन जापानी फल के लगाने के हुआ। और उसके साथ ही अगर मैं बात करूं कि ये तो होगी बाकी देशों की बात, तो चाइना से भारत का सफर तो आप बोलोगे कि ये तो दिखने में तो एक तरह से बोलते पड़ोसी देश है, लेकिन जो जापानी फल है इसको भारत में आते आते आप मान के चलिए कि मुगल भी गए, उसके बाद जाके अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने जाकर वहां पर व्यापार के रूप में, लेन देन के रूप में उन्हें उस समय उपहार के रूप में जो है ये जापानी फल के पेड़ चाइना से वो भारत की तरफ लाए और उसके बाद जाके भारत में इस जापानी फल की एक खेती हुई। और उसमें भी उन्होंने सबसे पहले चूज किए थे जो हमारे ऊपरी इलाके हैं, जो कि हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये वाले इलाके उन्होंने सबसे पहले इस परसिमन की, जो क्योंकि हमारे इलाके में भी जब लगी थी तो ये लगी थी इस प्रकार की हाशिया परसिमन जो कि शुरुआती समय में, उसके साथ में कुछ प्लांट्स इस प्रकार के फूयू परसिमन के भी थे। लेकिन मेनली जो ये हॉट क्लाइमेट की है, हॉट क्लाइमेट में मेनली ये फूयू आता है, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। उसके साथ ही जो प्योर कोल्ड क्लाइमेट की है वो हाशिया परसिमन है। सबसे पहले जब अंग्रेज भी लाए थे तो वो इस प्रकार की हाशिया परसिमन को यहाँ पर लाए थे। और इसके बाद जो भी आपके डाउट थे कि वो हिमाचल प्रदेश के जो हमारा कुल्लू है यहाँ पर इसकी किस प्रकार से सबसे ज्यादा खेती होने लगी, ये वीडियो भी इसमें भी मैं आपको आगे जाके इसी वीडियो में इसके बारे में भी मेनली बताऊंगा। तो बागवान साथियों, अब मैं आपको बताऊंगा इसके साथ ही कि जापानी फल की खेती आपको पता तो लग गया कि वो भारत में तो आ गई, भारत में भी खासकर इसकी सबसे ज्यादा पैदावार जहां होती है, अब उसके बारे में आपको बताएंगे। तो ये पड़ता है हमारे हिमाचल प्रदेश का, जो आपने कुल्लू मनाली सुना होगा, उसमें जो कुल्लू जिला है उसकी जो हमारी वैली है लग वैली, जिसे कि हाल ही में हमारे जो एमएलए साहब है सुंदर सिंह ठाकुर जी, उनके द्वारा इसको एक नया नाम दिया गया है, लग वैली द परसिमन पैराडाइज। तो बागवान साथियों, जैसे ही आप कुल्लू से लग घाटी की तरफ आना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको ये गेट मिलेगा जो वेलकम गेट है, लग वैली द परसिमन पैराडाइज। और उसमें भी मैं खासकर उस गांव की एक विशेष बात करूंगा जो कि परसिमन विलेज के नाम से जाना जाता है, जो कि अपनी जापानी फल की खेती के लिए पूरे कुल्लू जिले में ही नहीं हिमाचल के साथ साथ अपने जो भारत में एक अलग पहचान बनाए हुए, उस गांव की भी मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका आपको थोड़ा सा बड़ा इतिहास में बता दूं कि ये किस प्रकार से हमारे मेनली हिमाचल में आया। वो तो हमने आपको बता दिया कि जिस टाइम पे ये ब्रिटिश के अंडर था, अंग्रेजों का जिस टाइम पे शासन था, तो उस समय पे उन्होंने जब चूज किए थे तो उन्होंने हाशिया वैरायटी जो कोल्ड क्लाइमेट की वैरायटी है उसके लिए उसने चूज किया था उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर। और उसमें आपको पता होगा कि जितने भी हेडक्वार्टर्स वगैरह जो भी ब्रिटिश शासन के थे तो उसमें वो सारे शिमला में थे। और उसके साथ ही जो शिमला के था उसमें वे सेब का भी काफी प्रचलन था। और उसके साथ जो हमारी कुल्लू बैलेट थी उसमें उन्होंने जो है खासकर इस जापानी फल के प्लांट्स उस टाइम पे सेल तो क्या बोलते एक तरफ से उस टाइम पे लगाए हुए थे, जो कि क्योंकि आज के इसमें भी हमारे पास कई प्लांट ऐसे हैं जो कि 100 साल से भी बड़े हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में उसकी छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा। और उसके साथ ही उसके बाद जैसे देश आजाद भी हुआ उसके बाद भी अगर मैं बात करूं तो जो हमारा लग घाटी था उसे जो है कुल्लू का केरल भी कहा जाता था अपने समय में। तो केरल इन द सेंस मतलब कि जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखी वैली, जहां पर की सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, तो उसी कारण से जो डिपार्टमेंट में जब भी ये जो वेराइटीज जो नई वेराइटीज आती थी प्लांट्स की, तो वो सबसे पहले आपको पता है डिपार्टमेंट के जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे बोलते हैं ना, बागवान तो सारे हैं, उसके साथ में एक बागवान का पढ़ा लिखा भी होना भी जरूरी है। तो उसी कारण से डिपार्टमेंट में भी लोग थे, क्योंकि पढ़े लिखे थे तो उन्हें सरकारी नौकरियों में भी रखा गया। और उसके साथ ही जो अपने यहाँ पे आप देखते हैं तो उन्होंने डिपार्टमेंट में होने का यही फायदा रहता है कि जो भी नई वेराइटीज आती है तो सबसे पहले वो एक्सपेरिमेंटल तौर पर अपने ही इलाके में जो है बागवान साथियों को देना शुरू करते हैं। उसी प्रकार से इस जापानी फल को जो है कुल्लू में खासकर लग वैली में लगाया गया था। और लग वैली में भी अगर मैं बात करूं तो खासकर हमारे गांव जो छुरला है उसमें लगाने का रीजन भी यही था। सबसे पहले तो इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करूं तो उस समय पे जो खेतों में था, तो आपको पुरानी बुजुर्गों की कहावत तो आपको पता ही होगा कि अगर पेड़ लगा लिए तो वो फिर खाएंगे क्या। उस टाइम पे अनाज सबसे महत्वपूर्ण माना गया था, क्योंकि अगर आप खेतों में अगर आप पेड़ लगा लिए तो बोल देते थे कि आप अपने खेतों को जो है खराब कर रहे हो। लेकिन फिर भी जो हमारी बैलेट थी उसमें भी जो हमारा गांव था वहां पर जो इस जापानी फल के जो खेती करने का सबसे बड़ा रीजन था कि हमारे गांव में पानी की सुविधा नहीं थी। हाल ही में और आप न्यूज़पेपर की कटिंग भी अगर मैं ऐड करके दिखाऊं तो हमारी जो है सभी सरकार से हमारी सिर्फ एक ही विनती रहती है कि हमें पीने का पानी उपलब्ध करवाइए। हमारे गांव में पानी पीने का नहीं होता था। तो और जो फसलें थी आपको पता है, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, चावल हो गया, कोई भी फसल होती है उनके लिए पानी होना तो बहुत जरूरी है।
और अगर आपने टमाटर लहसुन की बात की, वो तो आपको पता है उसमें तो सबसे ज्यादा पानी चाहिए। अब पानी हमारे गांव में था नहीं, और पानी था ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं था, पर इतना था कि बहुत कम पानी था, जो कि हम अपने गांव में फसलें नहीं उगा पा रहे थे। तो उसी वजह से जो जापानी के पेड़ थे, अब हमने बाकी पेड़ भी लगा लिए। ऐसा नहीं कि हमारे गांव में सिर्फ जापानी है, हमारे गांव पलम है, रॉयल के प्लांट्स है जो पुराने थे। उसके बाद जो नई खेती के रूप में हमने जो इस जापानी फल को ही अपनाया, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन था ही नहीं। इसके इसके साथ में हमारे पास एक पलम का ऑप्शन था, जो कि मैं आपको वीडियो में भी ऐड करूंगा। हमारे पास करीबन मान के चलिए 300 से 400 पलम के भी प्लांट्स है। लेकिन जो प्रॉफिट और जो इनकम जनरेट हमारे को जापानी फल कर रहा है, तो इसलिए हमने अभी उन प्लांट्स को भी कट करके हम अब पूरा जो अपना ध्यान जो इसी जापानी फल के ऊपर देना चाहते हैं। और उसी को देख के पूरे गांव वासियों ने इसी की खेती की। और उस टाइम पे तो इसका प्राइस भी जो आपने मैं बताता हूँ हर वीडियो में, प्राइस भी इसका 30-40 रुपए किलो से शुरू हुआ है, और आज में इसका प्राइस अच्छा मिल रहा है। तो उसी वजह से हमारे गांव में भी पानी की सुविधा नहीं थी, तो हम सभी ने इसकी खेती करना स्टार्ट कर लिया। और आज की डेट में ऊपर वाले का भगवान का साथ रहा, और हम जो है आज की डेट में अपनी अच्छी इनकम जो है जनरेट कर रहे हैं। तो ये तो थी हमारे जो गांव और हमारी जो भारत थी यहाँ पर परसिमन का एक छोटा सा इतिहास। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी सबसे जो आपका मेन टॉपिक था कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं तो इसके मेनली मार्केट में आपको टाइप 2 देखने को मिलेंगे। तो बागवान साथियों, सबसे पहला और सबसे मेन डाउट कि आपको मैं इसमें तो परसिमन की टाइप्स के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन आपने हमेशा ध्यान रखना है कि आपने जब भी परसिमन के प्लांट लेने हैं, तो सबसे पहले मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ आपको कि आपको एक गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड नर्सरी से ही आपको प्लांट लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे जो है एक ट्रस्ट और एक भरोसा बना रहता है। क्योंकि ऐसे नर्सरी तो आपको पता है आज की डेट में नर्सरी तो हर जगह पैदा हो रही है, जिसके पास खुद जापानी का एक प्लांट भी नहीं है, उसके पास नर्सरी में हजारों पौधे हैं। तो उसका आपने बस ये ध्यान रखना है कि वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होनी चाहिए, साथ में उसके जो है अपने कम से कम मैं मान के चलता हूँ 200-400 प्लांट भी होने चाहिए। क्योंकि सिंपल सा पंगा है, जब आप किसी नर्सरी में प्लांट लेने जाओगे तो उसमें जब उसके पास खुद के प्लांट नहीं होंगे, तो वो सिंपल सी बात है, जो उसकी साइन बोर्ड होती है, कलमे होती है, वो दूसरी जगह से इंपोर्ट करके लाएगा या तो किसी दूसरे ऑर्चिड से वो खरीद के लाएगा। तो अब सिंपल सा पंगा है, जैसे मैं हूँ, जैसे मेरे पास तो काफ़ी सारा प्लांट है, क्योंकि मेरी जो कलमे है जो इसकी, मैं तो ऐसे लोकल को तो मैं बेचता भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी जो भी साइन बोर्ड है वो जाती है हमारी जो एसपी की जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, कुल्लू हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उनको जो है हमारी ये कलमे जाती है। और रही बात जो अदर भी जो हमारे यहाँ से कलमे बेचते भी है, तो वो सबसे पहले जो सबसे सिलेक्टेड और सबसे अच्छी होती है वो अपनी नर्सरीज में लगाते हैं, उसके बाद ही वो सेल करते हैं। तो बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि पहली वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होनी चाहिए, और दूसरी उनके कम से कम मैं मान के चलता हूँ 100-200-300 प्लांट तो उनके खुद के होने चाहिए। ये मेरा परसिमन का एक ऑर्चर्ड है, यहाँ पे हमने लगभग 150 कर प्लांट लगाए हुए हैं। और प्लांट्स की एवरेज अगर मैं बात बताऊँ तो ये सारे न्यूली प्लांटेशन किए हुए हैं, 8-10 साल के प्लांट है। और उसमें अगर आपका जो सबसे पहले मैं इसमें टाइप्स आपकी क्लियर कर रहा हूँ इस वाली वीडियो में कि परसिमन की कितनी टाइप्स रहती है जापानी फल की, तो उनमें सबसे मेनली और जो सबसे कॉमन है और जो बिकता भी सबसे अच्छा है, जिसका कि आपने हाल ही में सुना होगा कि आपको 100, 150, 200, 300 से भी ऊपर इसका रेट मिलता है, तो वो मिलता है इसकी जो मैं आपको टाइप 1 दिखा रहा हूँ, वो बोलती है इसको फुयू परसिमन। इसमें भी हमारे को देखने को मिला है, जो हमने खुद ऑब्जर्व किया है, उसमें रहता है एक सीड वाला रहता है, एक विदाउट सीड वाला रहता है। दिखने में सेम रहता है, लेकिन जो विदाउट सीड वाला रहता है उसको खाने में भी मज़ा है, और उसका टेस्ट भी थोड़ा सा हमें मीठा देखने को मिला है। लेकिन जो दूसरे उसमें जिसमें सीड आती है, उसमें थोड़ा सा वो टेस्ट अच्छा नहीं होता है। और वो जब आप उसको मार्केट में सेल करने जाओगे, स्टार्टिंग में तो आपके डब्बे सारे सेम दिखेंगे, वो अच्छा बिकेगा, लेकिन जो उसका फीडबैक और आपको कल दिन जाके उसका रिजल्ट है, वो थोड़ा सा आने वाले समय में जैसे जैसे आपको पता है इसकी प्रोडक्शन बढ़ रही है, उस टाइम उसकी डिमांड इसकी डिमांड थोड़ी सी बसते आप उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो ये फुयू में सीडलेस है उसका डिमांड आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ेगा, और जो ये सीड वाली है उसका प्राइस जो है थोड़ा सा घटेगा। दिखने में सेम ही होता है, बाकी आप नज़दीक में दिखा सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर देखिए इस प्रकार से रहते हैं ये, जो कि आप इसको चपटी जापानी भी बोल सकते हैं। एकदम इसका साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ अगर आप यहाँ देखिए, इसको आप क्लियरली देख सकते हैं इसकी शेप को, कि एकदम से एक चपटी जापानी इसको बोलते हैं आप। चपटी जापानी के साथ ही आपका एक और डाउट था कि इसमें जो है यहाँ पे पीसीज बनते हैं, क्योंकि कई ऐसे इन्फ्लुएंसर होते हैं जो कि बताने में हर कुछ ही बता देते हैं कि हमारे पास 8 पीस परसिमन है, 4 पीस परसिमन है, 6 पीस परसिमन है। तो सिंपल सा पंगा है, ये आते हैं हमारे जो फुयू परसिमन है उसके अंडर। और बाकी जो आपकी पीसीज की रही बात, वो तो आपकी सारी मेंटेनेंस पे डिपेंड करता है। अगर आप उसको डाइट अच्छी दे रहे हो, मेंटेनेंस अच्छी दे रहे हो, तो अपने आप उसका साइज़ बढ़ेगा, और जैसे ही आपका साइज़ बढ़ेगा तो साइज़ बनने के साथ ऑटोमेटिकली इसमें पीसीज बनना स्टार्ट हो जाते हैं।
और पीसीज पे आपने जाना नहीं है, आपको सिंपल सा ध्यान रखना है। फुयू के अंडर आती है 2, एक सीड वाली आती है, एक विदाउट सीड वाली आती है। बाकी जो चपटी चपानी है, जो भी इसको बोलते हैं, रामफल बोलते हैं, खुरमा बोलते हैं, काकी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, वो इसके नाम अलग है लेकिन चीज़ ये एक ही है। तो ये थी इसकी टाइप 1 जो है फुयू परसिमन। उसके अंदर आपको बताया मैंने 2 टाइप की परसिमन, एक होती है सीड वाली, एक होती है विदाउट सीड वाली। और यहाँ पर मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि हमारे साथ किस प्रकार का फ्रॉड हुआ है। आज से कम 6-7 साल पहले जब हमने जो है दूसरी नर्सरी से जब प्लांट्स हमने अपने ऑर्चर्ड में लगाने के लिए किए थे, क्योंकि पहले यहाँ पर रॉयल के प्लांट थे हमारे वहाँ, रॉयल सेब के ना। उसके बाद हमने इसको शिफ्ट करके किया था हमने परसिमन के ऊपर। हमने यहाँ पर दिखाई कैमरामैन जी पीछे, ये आप देख सकते हैं, ये न्यूली प्लांटेशन किया हुआ ऑर्चर्ड है। इसको कम से कम 6-7 साल ही अभी हुए हैं। और उसी के साथ में हमने ये वाला प्लांट भी लगाया था। आप देखिए यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर हमने कम से कम ये हमको 10 प्लांट खराब मिले थे। हमने उनसे कम से कम 50-60 प्लांट लिए हुए थे, बाकी तो हमारे पास खुद के भी थे। तो 50-60 प्लांट में हमारे को 10-15 प्लांट हमारे को इस प्रकार के गलत किस वैरायटी के मिल गए, जो कि आप देखते हैं यहाँ पर। ये जो है फुयू के बाद सबसे कॉमन वैरायटी जहाँ पर आपको जिसको कि आपके साथ सबसे बड़ा धोखा हो सकता है, वो है ये हाचिया की। क्योंकि अभी भी मार्केट में कई ऐसे नर्सरी वाले हैं, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, जिनके पास की खुद तो जो प्लांट्स अपने पास अवेलेबल इतने है नहीं कि वो उनसे स्टिक्स निकाल के एक नई नर्सरी अपनी तैयार कर सके। वो इधर उधर कॉल करके बोलते हैं कि हमारे को कल में जो इसकी बोलते हैं ना, जिसकी स्टिक लगा के आगे आपको पेड़ तैयार किया जाता है, बोलते हैं कि हमारे को स्टिक्स दीजिए, हमारे को स्टिक दीजिए। तो इसमें ऐसा मिक्सअप करके जो है, अब जो देने वाला होता है, चलो फ्रॉड तो क्यों करना किसी के साथ ना, लेकिन कई जो है इस प्रकार की कल में उससे भी एक नर्सरी तैयार करते हैं और बीच में वो मिक्स करके जो है फुयू के साथ ही आप इस प्रकार के हाचिया का, अगर आप नीचे दिखाएंगे तो इस प्रकार के, यहाँ देखिए, ये देखिए, ये रहता है। दूसरी सबसे कॉमन वैरायटी ये परसिमन की ये है, इसको बोलते हैं हाचिया परसिमन। तो इस प्रकार से अगर आपको भी अगर फ्रॉड होने से बचना है तो सबसे पहले आपने नर्सरी में जाना है। किसी भी नर्सरी में आइए, बेशक मेरी नर्सरी में आइए, बेशक अगर हमसे ना भी अगर आप ले पाओ, अगर आपके नज़दीक में भी कोई और नर्सरी भी है, वहाँ पे आपने देखना है सबसे पहले कि वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नर्सरी होनी चाहिए। साथ में उसके कम से कम अपने, मैं मान के चलता हूँ कि 300-400 प्लांट तो उसके बड़े साइज के होने ही चाहिए। बाकी तो यही है, इसमें आप वैरायटीज वाइज, अगर आप जो क्वेश्चन थे कि मेनली इसमें 3 प्रकार की वैरायटीज रहती है, उसमें से नंबर 2 मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है हाचिया। ये है हाचिया परसिमन, फिर से आप देख सकते हैं इसको। तो ये है। और अभी आपका एक और भी डाउट आ रहा होगा कि अगर आपने नर्सरी में जाके अगर आपने पता करना होगा कि कौन सी आपको इसमें हाचिया का प्लांट है, कौन सा उसका फुयू का प्लांट है। बाकी आप पीछे दिखाइए एक बार कैमरामैन जी, ये वाला यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं, ये है हमारा। मैं इसकी भी एक पत्ती तोड़ूँ और मैंने इसकी भी एक पत्ती तोड़ दी है। तो पत्ती का सबसे पहले आप देख सकते हैं, यहाँ पर नज़दीक से दिखाइए कैमरामैन जी, यहाँ देखिए पत्तियों की अगर आप बनावट में मैं फ़र्क दिखाऊं तो बनावट में कोई फ़र्क नहीं है, कलर में कोई फ़र्क नहीं है। तो फ़र्क इसका होता है सिर्फ साइज़ में। आपने देखना कि नर्सरी में जाके अगर आप पतझड़ मौसम से पहले जाते हो एक बार नर्सरी का विजिट करने, तो उसमें आप क्लियरली देख सकते हो, अगर किसी पत्ती का साइज़ जो है छोटा रह रहा है और किसी का एकदम अचानक से आपको इतना बड़ा साइज़ देखने को मिल रहा है, तो आपने पहले क्लियर पता कर देना कि कुछ तो झोल है इसमें। एक साथ ही कम से कम 2-3 वैरायटीज़ मिक्स करके लगाई हुई है। क्योंकि हमारी नर्सरी में अगर आप आओगे, इस प्रकार के छोटे पत्ते वाले ही आपको सारे फुयू के प्लांट्स देखने को मिलेंगे। अगर बीच में किसी प्लांट्स में आपको इस प्रकार के बड़े पत्ते भी दिख रहे होंगे, तो आप ज़रूर समझिए कि मामला थोड़ा सा गड़बड़ है, आपको उस बात का ध्यान रखना है। और दूसरी बात रही कि ये तो बात रही अगर आपने उसमें फील्ड विजिट पे आए, नर्सरी के विजिट में आए। अगर आपको नर्सरी में विजिट आने का मौका नहीं मिला तो बागवान साथियों मैं आपको बता दूं, तब आपका जो डाउट है कि एक हाचिया के प्लांट और फुयू के प्लांट में अगर आपने पतझड़ के मौसम के बाद पता लगाना है, तो उसका पता लगाना इतना हो सकता है कि आप तो क्या, हमने ही जब धोखा खा लिया है, जब हमारा काम ये है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि आप उस टाइम जो है अंदाज़ा लगाने पर नामुमकिन ही बोल सकते हैं। क्योंकि दिखने में प्लांट सेम है, जो इसकी वैरायटीज़ है वो सारी इसके परसिमन के अंडर ही आती है। बस इसमें से सिर्फ बोलते हैं ना, थोड़ा सा इसका शेप चेंज है, थोड़ा सा टेस्ट चेंज है। और दूसरी बात रही कि ये वाला आपका जो बोलते हैं ना, जिसको आप एकदम से तोड़ के इसको खा नहीं सकते, ये गला पकड़ता है, ये खाने में थोड़ा अच्छा नहीं होता है। लेकिन जो दूसरा हमारे पास जो मिलेगा आपको, वो चपटा चपानी होता है, जो आप यहाँ पर देखिए, इसको आप डायरेक्ट तोड़ सकते हो और डायरेक्ट इसको खा सकते हो। तो ये रही, मैं आपको दिखा रहा था फ्यू परसिमन की जो इसमें टाइप्स थे, उसमें से मैं टाइप 2 के बाद आपके आया था। ये है टाइप 2 में हाचिया परसिमन, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और उसके साथ में आपके जो डाउट थे, जो ये छोटी वाली परसिमन रहती है, जिसे कि ये देखिए, ये साइज में फर्क दिख रहा होगा। इसके साथ ही अगर मैं बात बताऊं, जो तीसरी जो कि
अभी इसकी उतनी खेती तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मार्केट में ये देखने को मिलेगी। उसे हाईकॉम कहा जाता है। वो वैरायटीज इतनी रहती है कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट फूयू की तरह चपटी नहीं होती है, खाने को वो भी आपको कच्चा तोड़ के खा सकते हो, जिसके कि आपने सुना होगा कि मार्केट में 20-30 रुपए उसकी मैक्सिमम वैल्यू रहती है। उसका साइज भी थोड़ा सा छोटा रहता है और वो खाने को मीठा होता है, लेकिन वो थोड़ा सा आपको बोलते हैं उसका थोड़ा मोटा सा शेप होता है, वो एग्जैक्ट चपटी जापानी नहीं होती। तो बागवान साथियों, थोड़ा आगे आइए, आपको बस यही ध्यान रखना है। जैसे कि ये वाला प्लांट है, यहाँ देखिए, सबसे पहले तो मैं हर बार बताता हूँ, आप पत्ते देख के आप पता नहीं लगा सकते। और खैर बात रहेगी जब आप प्लांट्स लेने आओगे उस टाइम तो ये पत्ते भी नहीं रहेंगे प्लांट में, क्योंकि प्लांट पूरा जो है पतझड़ ऋतु के बाद ही बिकता है। तो रही बात प्लांट की, ऐसे भी आप प्लांट देख के पता नहीं लगा सकते कौन आपको फूल का मिल रहा है, कौन गोले का मिल रहा है, कौन हाचिया का मिल रहा है। बाकी आप यहाँ देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ना आपको ये हाचिया दिख रहा है, ना आपको ये फूल दिख रहा है। ये होते हैं गोले, जिसको हम लोकल में बोलते हैं ना। इसका साइंटिफिक नाम क्या है वो भी मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। ये देखिए, ये होते हैं वो गोले। अगर प्लांट सेम है, सब कुछ सेम है। अगर इसकी देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए, अगर मैं कल दिन बात करूँ कि आपको यहाँ देखिए, ये देखिए, ये रहती है साइन बोर्ड, जो कि कल में बोलते हैं ना कि जो अमूमन वो नर्सरी, तभी हम बोलते हैं कि नर्सरी के प्लांट्स आप उनसे ले जाइए जिनकी रजिस्टर्ड नर्सरी है। बाकी तो आप यहाँ देखते हैं, ये देखिए, अगर मैं बेचना चाहूँ तो ये साइन बोर्ड भी बिक जाएगा। इसको देख के आप पता नहीं लगा सकते कि ये फूल की है, गोले की हाचिया की है। बाकी पत्तियाँ आप देखते हैं, यहाँ देखिए, पत्तियाँ सेम है, सब कुछ सेम है। दिखने में फ्रूट आपको दिखेगा सेम उसकी तरह ही, अभी छोटा है ना, आप बोलने में बोल सकते हैं कि क्या होना था, अभी छोटा है, बड़ा होगा, सेम उसी की तरह दिखेगा, लेकिन नहीं। यहाँ इसको ध्यान से देखिए, ये प्लांट और ये जो है पेड़, ये कुछ अलग ही किस्म का है। तो इसलिए बोलते हैं कि आप उनसे ले जाइए जिनके पास अपने बाग बगीचे हो, ताकि आपको भी कल दिन विश्वास हो, आपका भी समय बर्बाद ना हो। बाकी तो आप देखते हैं बस हल्का हल्का सा चेंजेस है बाकी वैरायटी में, और बिल्कुल मार्केटिंग इसकी ज़ीरो है। और आप मान के चलिए प्लांट देख के आप उसका आइडिया नहीं लगा सकते, इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि कल दिन इसका लॉस आप ही को मिलेगा। और उसके साथ ही आपका सबसे बड़ा डाउट था जीरो वैरायटी से लेके, कि कई हमारे को ऐसे नर्सरी वाले बोल रहे हैं कि जो आपका इस प्रकार का बड़ा साइज आप बेचते हैं, जो भी आपका बड़ा साइज रहता है, क्या वो आपका जीरो वैरायटी के अंदर आता है? तो नहीं। जो जीरो वैरायटी, एग्जैक्ट जो जीरो वैरायटी होती है, उसकी फोटो भी मैं आपको वीडियो में ऐड कर दूंगा। क्योंकि जिस तरह से मेरी सोच है, अभी हमने जो है अभी कुछ समय पहले हमने भी जीरो के 1-2 प्लांट्स लगाए हुए थे, वो वीडियो भी मैं आपको इसमें ऐड कर दूंगा। उसमें मैंने अपने ऑर्चर्ड में स्पेशली गया, आपको मैंने उसकी वीडियो बनाई, और उसमें जो उसका साइज वगैरह जो भी था वो आप उसमें देख सकते हैं। वो एग्जैक्ट जीरो वैरायटी रहती है। मेनली अगर मैं उसमें आपके सबसे डिमांडिंग और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, कि आपने सुना होगा कि आज की डेट में काफ़ी ऐसे नर्सरी और काफ़ी ऐसे बागवान साथी है जो कि आपको बताते हैं कि उनके खेत में एक जीरो वैरायटी है। लास्ट ईयर भी मैंने उससे रिलेटेड वीडियो बनाई थी, और इस साल भी मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। क्यों? क्योंकि जिस तरह से जहाँ तक हमें ज्ञात है कि इस प्रकार का जो जीरो का प्लांट है, ये कम से कम हमने 5 से 6 साल पहले लगाए हुए हैं। ये तो इस ऑर्चर्ड में एक ही है, और बाकी भी ऑर्चर्ड में हमने 1-2 प्लांट सैंपल के तौर पे लगाए हुए थे। तो उन सभी के लिए मैं बता दूं कि जो जीरो वैरायटी है वो परसिमन की वैरायटी है, और उसका साइज़ और आकार मैं भी आपको दिखाऊंगा कि वो नॉर्मल परसिमन से बहुत बड़ा बनता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात होती है उसकी डिमांड की, उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। सबसे पहले आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए, ये देखिए, अब इसमें और हाचिया में और फूयू में क्या डिफरेंस है वो भी आपको मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। जब मैं सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, इसका साइज़ ना आपको बिल्कुल फूयू की तरह चपटा दिख रहा है, ना ही बिल्कुल हाचिया की तरह एक तरह से कोन के रूप में दिख रहा है। ये बिल्कुल बीच में एक तरह का डमरू सा शेप है। और अभी इसका साइज़ देखो, यहाँ पर मेरे हाथ में नहीं आ रहा है। मान के चलिए कि 8x का जो हमारा डब्बा बनता है 24 पीस का 7 किलो वाला, उसमें भी ये मुश्किल से 18-19 ही आएंगे, उतना बड़ा दाना है ये। तो यही था आपका डाउट जो जीरो वैरायटी से रिलेटेड था। और बाकी पकने के बाद आप देख सकते हैं, पकने के बाद ये भी कुछ इसी प्रकार का होता है। कलर देखिए, कलर वगैरह सब कुछ सेम रहता है। और बाकी जो भी आपका डाउट था कि आपके पास जीरो वैरायटी कल में भी है या फ्रूट भी है, सैम्पलिंग भी है, वो भी मैं आपको बता दूं कि इसको हमने लगाया है, लेकिन जो इसकी डिमांड आगे है वो अभी इसकी डिमांड उतनी नहीं है। क्योंकि ये एक तो पैकिंग करने में ये मुश्किल होते हैं, क्योंकि ये लास्ट में थोड़ा डमरू सा होता है, पैकिंग करने में मुश्किल होती है। और दूसरा इसका मार्केट प्राइस भी आपको कम मिलता है। लेकिन क्योंकि आज की डेट में आपने भी सुना होगा मार्केट में डिमांड है आपकी फूयू परसिमन की, उसमें भी हमारे नर्सरी में आपको स्पेशली मिलेंगे फूयू सीडलेस परसिमन। और मेनली अभी मैं आपको बताऊं तो आप थोड़ा सा कैमरे में जाके आइए, इसमें मैं आपको मेनली बताना चाहता हूं कि जो ये आपको साइज दिख रहा है,
ये सारी हमारी जो अभी के टाइम पे है, ये हमारी सारी फूई हुई है। इसमें जो आपका डाउट था कि इसमें देखिए पीसीस क्लियर दिख रहे हैं, ये पीस वाली है, ये देखिए ये बिना बिना पीस वाली है, और इसमें देखिए ये थोड़ा सा इसमें भी पीस नहीं है। अगर मैं सबसे छोटी की बात करूं, इसमें आपको पीसेस दिख रहे होंगे, ये देखिए, ये देखिए, ये दिखाने का सबसे बड़ा मेरा रीजन था कि जो आपके डाउट थे कि परसिमन में ये जो पीसीस है, ये पीसीस किस प्रकार से बनते हैं, या तो परसिमन का साइज इस साइज से आपने इतने बड़े साइज का किस प्रकार से बनाना है, ये सारा रहता है आपकी मेंटेनेंस के ऊपर। ये प्लांट्स का फर्क नहीं होता है कई मायनों में प्लांट्स का फर्क होता है कि अगर मैं आपको इसी बड़े प्रकार के प्लांट्स से ग्राफ्टेड किया हुआ प्लांट आपको सेल करूंगा, उसका साइज बड़ा ही निकलेगा, वो तो होता ही है। लेकिन फिर भी अगर आपने साइज अपना इंप्रूव करना है, क्वालिटी इंप्रूव करनी है, साथ में जो आप इसकी कट पीसीस वाली परसिमन की बात कर रहे हो, इसके लिए आपकी सारी मेहनत ही काम आती है। आप प्लांट्स में कितना खुराक देते हो, उसकी कटिंग किस प्रकार से करते हो, क्या उसको प्रॉपर सनलाइट आ रही है, ये सारे जो फैक्ट रहते हैं इसको ध्यान में रख के ही आपको अपना प्लांट तैयार करना है। आपने कितनी दूरी पे लगाया है, आपने कौन से ऐसे बोलते हैं कि एक तरह से बिल्कुल खाद से तो नहीं आप प्लांट को अपना बड़ा बना रहे हो, उससे आपका माल प्रोड्यूस हो रहा है। बाकी क्लाइमेटिक कंडीशन सबसे मेन वही ध्यान रखनी पड़ती है, उसके बाद जाके आपकी एक एग्जैक्ट ऐसी परसिमन जो आपको तैयार होके मिलेगी। सबसे मेन डाउट इसका बाजार। अगर आपने प्लांट्स ले लिए, प्लांट्स तैयार कर लिए, फ्रूट तैयार हो गया, फिर वो आपने फ्रूट बेचना कहाँ, या तो दुनिया के लेवल में इसका मार्केटिंग क्या है, इसका प्रोडक्शन क्या है, इसका किस प्रकार से व्यापार हो रहा है, क्या ये भारत में ही है या दूसरे देशों में भी इसका व्यापार हो रहा है। तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पूरे विश्व में 75% 75% जो है प्रोडक्शन इसका इकलौता चीन करता है। उसके बाद भी अगर मैं लिस्ट में बताऊं तो दक्षिण कोरिया, जापान, वियतनाम, थाईलैंड, और अगर मैं टॉप 10 देशों की बात भी करूं तो उसमें भी भारत का नाम नहीं आता है। तो अभी आप खुद ही मान के चले कि हमारे भारत में जो आप इसका फ्यूचर देख रहे हैं, अभी इसके फ्यूचर की बात क्या करनी है, अभी तो इसने अपनी मार्केट ही कहां पकड़ी है। अभी अगर मैं बात करूं, मैं हिमाचल में हूं, अभी हिमाचल में छोटा सा हिमाचल है, 12 जिले है, मेरे पड़ोसी भी अगर मैं जिले की बात करूं तो वहां पर भी कईयों ने ये फ्रूट अभी टेस्ट भी नहीं किया हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका प्रोडक्शन ही उस लेवल का नहीं हुआ है कि इसको आम आदमी तक पहुंचा सके। आपने देखा होगा सेब की 1918 से लेकर यहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है, अब जाके वो मार्केट में रेडी में बिकना स्टार्ट हुआ है। अभी तो ये आम लोगों तक ये पहुंचा ही नहीं है, क्योंकि इसे अगर इसमें प्राइसिंग की बात करूं, प्राइसिंग इसकी बहुत ज्यादा प्राइसिंग है। अगर मैं बात करूं आज के मार्केट की लेवल की बात, तो ये कम से कम 150 से 200 रुपए किलो बिक रहा है। जैसे जैसे ये आपका नवंबर दिसंबर टच करेगा, अपने आप ये लास्ट ईयर तक तो 350 रुपए किलो तक बिका था। अगर मैं खाने वाले की बात करूं तो एक मुंबई की वीडियो है, वो भी मैं आपको ऐड करूंगा, जहां पर कि ये 500 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। तो आप खुद ही मान के चलिए, वो भी आज के समय में जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये वीडियो में थोड़ी स्टेप में शूट कर रहा हूँ, ये कम से कम मेरे पास वो वीडियो आई थी 10 से 15 अक्टूबर के आसपास, वो वाली वीडियो बताऊंगा। उस समय पे 500 रुपए किलो बिक रहा है। क्या किलो है? 500 रुपए किलो। क्या है ये? अमरफल। क्या बोलते हैं उसको? अमरफल? हाँ, अमरफल। और इसको तो परसिमम बोलते हैं ना? हाँ, परसिमा भी बोलते हैं। बाजू किधर है वो, दिखाओ बाजू में। चल ठीक, ओके। क्या भाव है? 500। तुमको क्या भाव मिलता है? 400। ठीक है, ठीक है, ओके। ये तो रही इसके फ्यूचर की बात, कि फ्यूचर की अभी तो इसका प्रोडक्शन ही स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी तो प्रोडक्शन के लेवल की मैं बात करूं तो अभी तो ना मार्केट इसकी खुली है, क्योंकि अभी खाने वाले ही पैदा नहीं हुए, अभी लगाने वाले पैदा नहीं हुए, उसके बाद जाके खाने वाले पैदा हुए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो फ्यूचर की आपको फिक्र करने की बात नहीं है, क्योंकि हम खुद अपने खेतों में जो भी हमारे लास्ट के जो अनार के ऑर्चर्ड थे, अभी पलम के ऑर्चर्ड है, उनको जो रॉयल के पुराने ऑर्चर्ड थे उनको कट करके हम अब खुद पर्सनल की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। तो हमारी तरफ से तो इसमें फ्यूचर हमें अच्छा लग रहा है, तभी हम इसमें शिफ्ट हो रहे हैं। बाकी तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि किसी को भी हम प्लांट्स कट करने की सलाह नहीं देते, पर हम खुद कर रहे हैं। और करो दूसरी, अगर इसके बाजार से रिलेटेड डाउट आपका क्लियर हो गया। जैसे जैसे आपके एरिया में इसका बड़े लेवल पे खेती होना शुरू हो गया तो अपने आप व्यापारी आ जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आज से 4 से 5 साल पहले हमारे गांव में कोई व्यापारी नहीं आते थे। आज की डेट की अगर मैं बात करूं, आप बोलिए केरल से लेकर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली के जो होते हैं आजादपुर सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी, वहां के कम से कम 4-5 व्यापारी हमारे गांव में डेरा डाल के बैठे हुए हैं। ये सारा किसके ऊपर रहता है? प्रोडक्शन के ऊपर। आप क्वालिटी माल प्रोड्यूस कीजिए, बड़े लेवल पे अगर आपके एरिया में खेती शुरू होगी
तो जो लेने वाले व्यापारी होते हैं वो आपका एरिया ढूंढते हुए खुद पे खुद आ जाएंगे। आपको इसके प्रोडक्शन और आपके मार्केटिंग से रिलेटेड फिक्र करने की बात ही नहीं है। एक बार अपना माल उस क्वालिटी का बनाइए, आपके एरिया को ढूंढते, जैसे कि छुरला गांव है हमारे घाटी का, परसिमन विलेज ऑफ इंडिया, उसको ढूंढते हुए व्यापारी दूर दूर से खुद आते हैं कि हमें माल चाहिए, तो कहाँ का चाहिए? छुरला का। ये सारा आपकी फिर से अगेन मेंटेनेंस पे रहता है। अगर आपको इसी लेवल की गाइडेंस चाहिए कि आपने इस लेवल का माल कैसे प्रोड्यूस करना है, तो हमसे जुड़िए। जो आपके प्लांट से डाउट थे कि आपने भी इतना इसकी खेती करनी है, आपको अच्छे क्वालिटी के प्लांट्स चाहिए, तो प्लांट्स हमसे लीजिए। प्लांट्स की नर्सरी से रिलेटेड जो भी वीडियो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको इजीली मिल जाएगी। और प्लांट्स के रेट्स की भी अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल से रेट है हमारे, कोई हमारा ज्यादा रेट नहीं है। और उसके साथ में ही अगर आपको उसके रिलेटेड जो गाइडेंस चाहिए होती है, उसको लगाते किस प्रकार से, लगाने के बाद उसकी कटिंग सबसे मेन रहता है, प्लांट सिलेक्शन सबसे मेन रहता है। अब ऐसा थोड़ी है कि आप बड़े वाले फेदर वाले प्लांट्स हर कहीं लगा रहे हो, वो तो सूखेंगे ही सूखेंगे। अब जो भी इससे रिलेटेड गाइडेंस रहती है वो गाइडेंस देना हमारा काम रहता है। अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो हमें आपको जो है अपनी तरफ से जितना हमें नॉलेज है वो हम आप तक देने की जरूर कोशिश करेंगे। तो बागवान साथियों, इसके जो भी हेल्थ से रिलेटेड जो भी आपके इसके फायदे रहते हैं वो तो आपको इजीली गूगल कीजिए, उसमें भी मिल जाएंगे। अगर मैं उसमें भी मेन सी अगर मैं आपको बात बताऊं तो इसके जो आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो आपका बढ़ाता है इसमें, क्योंकि मेनली जो ये रिच सोर्स है वो है विटामिन सी का। उसके साथ ही आपकी आंखों की सुरक्षा के लिए इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और उसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो हृदय के लिए ये सबसे अच्छा माना जाता है। रक्त शर्करा जो कि ब्लड शुगर जिसको कहा जाता है, उसको नियंत्रण करने में ये सबसे मेन अपना रोल निभाता है। और उसके साथ ही जो भी आपके शरीर में जो सूजन रहती है, सूजन को ये कम करने में सूजन को ये कम करता है। और उसके साथ ही अगर मैं बात करूं लाल रक्त कोशिकाओं को बढ़ाता है। और अगर मैं इसमें सिंपल से अगर आपको बताऊं इसके विटामिन कौन कौन सी रहती है, तो इसमें विटामिन ए बी सी, उसके साथ भी विटामिन B1, विटामिन B2, फ्लक्टोज जैसे काफी इसमें विटामिन रहती है। और उसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो अगर इसमें विटामिन सी की मेनली इसमें मात्रा ज्यादा रहती है, जो कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो कि आपके रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। अब अगर मैं आपको सिंपल सा बताऊं इसमें कितनी विटामिन सी है, तो एक जो नींबू होता है उसको आपको पता होगा कि इसमें नींबू में विटामिन सी बहुत मात्रा में होती है, तो इस जापानी फल में नींबू से भी अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। बागवान साथियों, आपने जापानी फल के गुणों के बारे में तो आपने जान ही लिया है। उसके साथ ही साथ मैं आपको जो जापानी फल के जो इसका पत्ता रहता है, उस पत्ते के भी आपको मैं औषधीय लाभ के बारे में बताऊंगा। इसे जो है जापान और चाइना जैसे देशों में इसे एक परसिमन लीफ टी के रूप में उपयोग किया जाता है, जो कि इसको सुखाने के बाद इसको चाय में उपयोग किया जाता है। जैसे कि चाय पत्ती रहती है, सिंपली सुखाने के बाद उसमें चाय पत्ती के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसे वहाँ के लोग जो है स्वास्थ्य टॉनिक के रूप में उपयोग किया जाता है। अगर मैं इसके औषधीय फायदों की बात करूँ तो इसमें जो है अध्ययन में पाया गया है कि इसके यौगिक में एक ऐसा अर्क होता है जो कि आपके रक्तचाप को कम करने में सहायक होता है। और उसके साथ ही इसमें जो है जो आप इसमें आपको मैंने बताया था कि इसमें विटामिन सी और टेनिन अच्छी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इससे भी ज्यादा मात्रा में इसके पत्तों में पाया जाता है, जो कि आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में उपयोगी रहता है। और भी इसके कई ऐसे फायदे हैं, लेकिन जो इसका मेन फायदा रहता है, इसे टॉनिक के रूप में उपयोग किया जाता है, जो कि आप सिंपली चाय बनाकर इन पत्तियों को सुखाने के बाद चाय में डालिए और ये आपके लिए एक हेल्थ टॉनिक के रूप में उपयोग होगा। और इसके साथ भी इसके काफी फायदे रहते हैं, जो कि आप सिंपली गूगल कीजिए परसिमन खाने के क्या फायदे हैं, तो आपको इसके 10 तो क्या इसके 100 तरह के फायदे आपको देखने को मिलेंगे। सिंपल सा इसका एक ये भी रहता है कि आप इसको खाओगे किस प्रकार से, तो सिंपल सा है। अगर आपको इस प्रकार का हाचिया अगर आपने लेना है तो टेस्ट के मामले में और इसके गुण के मामले में बताऊं तो हाचिया भी किसी दूसरे फल से कम नहीं है, क्योंकि सबसे पहले इसी की शुरुआत हुई थी। यहीं से जो ये परसिमन जो आपको इस प्रकार का दिख रहा है, इसके एक तरह से बताया जाए तो शुरुआत इसकी इसी प्रकार से हाचिया परसिमन से ही हुई है। और इसके फायदे और इसके फायदे लगभग बराबर है। और एक इसको खाने का अगर मैं तरीका बताऊं तो इसको एक बार आपने तोड़ने के बाद या तो मार्केट से लेने के बाद इसको पकने के लिए रखना होता है। जैसे कि हमने इस वाले फ्रूट को आज से करीबन 1 महीने पहले तोड़ा हुआ था, और अब जाके ये एक तरह से जब आपने इसको टच करके देख लेना कि अगर ये जेली के रूप में फॉर्म हो चुका है, तो आप इसको सिंपली एक कटोरी में डाल के चम्मच के थ्रू इसको इजीली खा सकते हो। और इसके साथ अगर मैं बात बताऊं कि इसको इस फल को खाने का, तो आपको पता है इसको ये हार्ड रहता है और इसको आप डायरेक्ट पेड़ से तोड़ के खा सकते हो, और इसको सिंपली एप्पल की तरह कट करके। तो साथियों, ये जापानी फल एक मौसमी उपहार है जो स्वाद और स्वास्थ्य का अद्भुत मिश्रण है।
ये आपको साल के अंत में और सर्दियों की शुरुआत में बाज़ार में देखने को मिलेगा। इसे अपनी डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाएं। इसके अनेकों औषधीय लाभ रहते हैं। उसके साथ ही यह फल आपको प्रकृति के रंग और पोषण का अनुभव ज़रूर करवाएंगे और ये आपके दिल, आपके रक्तचाप और आपकी आंखों के लिए सबसे फ़ायदेमंद माने गए हैं। और हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको जापानी फल खाना किस प्रकार से अच्छा लगता है। ये आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। और अब आपसे जल्द मिलेगी अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे और मौसमी फलों का आनंद लेते रहे। धन्यवाद।